हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट का पेपर देखने जा रहे हैं। थर्ड शिफ्ट 25 नवंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुआ था आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का, इसमें जो साइंस के 20 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मॉर्निंग और डे वाले शिफ्ट को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक सवाल है जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। सवाल यह है, सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी बढ़ने पर। हम जानते हैं कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहाँ पर जो चालक है वो सीधा है, यानी कि स्ट्रेट वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चालक से दूरी बढ़ने पर क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का चालक से दूरी बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर चेंज नहीं होगा, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। काफी बढ़िया सवाल है, राइट, और आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आइए हम लोग कवर करते हैं 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर सबसे अधिक संख्या में कौन सा जैविक घटक मौजूद है? जैविक घटक मतलब सजीव। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो जो हमारा ट्रॉफिक लेवल बनता है उसमें सबसे नीचे के स्तर पर जो जीव होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा पहला पोषी स्तर है, ये हमारा दूसरा पोषी स्तर है, ये हमारा तीसरा पोषी स्तर है, ये हमारा चौथा पोषी स्तर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जीवों की संख्या घटती जाएगी। सबसे निचले स्तर पर सबसे अधिक जीव पाए जाते हैं, यानी जो उत्पादक है ये संख्या में सबसे अधिक होंगे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। बोर्ड वाले ने इसका आंसर तृतीयक उपभोक्ता दिया है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। यानी बोर्ड की तरफ से जो है तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शीर्ष मांसाहारी को जो है सबसे अधिक संख्या में बताया है, जो कि गलत है। उत्पादक हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा, हम जैसे से ऊपर जाएंगे जीवों की संख्या घटती जाएगी, या फिर बोल दो जैसे से हम ऊपर से नीचे आएंगे जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो सबसे नीचे जो है उत्पादक है, तो इसकी संख्या सबसे अधिक होगी, राइट। और उत्पादक आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर चले जाएं तो सबसे नीचे ही मिलेगा आपको, है ना, सबसे नीचे मिलेगा, यानी कि प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आपको मिलेगा। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो है उत्पादक सर्वाधिक संख्या में मौजूद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। इमल्शन का उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण आप दो याद रखें, दूध और फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम, जो आप चेहरे में क्रीम लगाते हैं, फेस क्रीम। पिछले वीडियो में, यानी जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था जल के बारे में। जल के बारे में पूछा गया था और सवाल यह था कि जो जल है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था क्या है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था जो है वहां पर द्रव आंसर था, और परिक्षेपण माध्यम जो है वो ठोस है। तो ये कोलाइड के अलग अलग टाइप्स हैं। यहां पर देखो, ये कोलाइड के अलग अलग टाइप्स हैं। कोलाइड के अलग अलग टाइप्स हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अवस्था के अनुसार। जैसे जल जो है, जल में परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। जो परिक्षेपण माध्यम है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, वो अमाउंट में ज़्यादा होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो यूजुअली अमाउंट में कम होता है। जैसे होता है ना विलय, विलायक। तो जहां हम विलायक बोलते हैं कोलाइड के केस में, हम लोग वहां पर डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। और जहां हम विलय बोलते हैं विलियन के केस में, कोलाइड के केस में हम लोग यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। तो ठोस में द्रव आप ऐसे याद रखो, ठोस में द्रव का जो कोलाइड है वो जेल है, और इसका एग्जाम्पल जेली, पनीर, मक्खन है। ऐसे ही द्रव का जो कोलाइड है, ये याद रखिएगा। इमल्शन जो है, जो इमल्शन है इसमें हम डीपी, डीएम की बात करें तो वो लिक्विड है, लिक्विड है। और इसका एग्जाम्पल देखो दूध और फेस क्रीम है। तो इमल्शन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों के दोनों द्रव होते हैं। गैस का आपको कोलाइड नहीं मिलेगा। इसमें देखो ठोस का कोलाइड मिल जाएगा, द्रव का कोलाइड मिल जाएगा। गैस का कोलाइड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोलाइड नहीं बनाते हैं। गैसें आपस में कोलाइड नहीं बनाते हैं, केवल गैसें। तो ठोस का ठोस सोल है, जिसका एग्जाम्पल रंगीन रत्न पत्थर है, दूधिया कांच है। ठोस द्रव जल है,
द्रव द्रव इमल्शन है। ऐसे आप याद रखो, पहले याद रखो डीएम, उसके बाद याद रखो डीपी। ठोस द्रव मतलब जो ठोस है वो परिक्षेपण माध्यम है और जो द्रव है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है कोलाइड्स हैं, किसके बेसिस पे, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, जो परिक्षेपण माध्यम है, उनकी अवस्था के हिसाब से। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो स्पंज एंड रबर, स्पंज एंड रबर और ये फोम, ये सब क्या है, फोम है। फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस, ये है ठोस गैस का कोलाइड जिसे फोम कहा जाता है। जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है जिसका काम होता है जल एवं खनिज का संवहन। जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज आयन को पहुंचाना जाइलम का काम होता है। जाइलम में जो जल एवं खनिज का संवहन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशिक होता है, केवल जड़ से पत्तियों तक, केवल जड़ से पत्तियों तक। जाइलम के 4 अवयव होते हैं जिनका नाम आपको रटा होना चाहिए। वाहिनिका, इंग्लिश में ट्रैकीड बोलते हैं, वाहिका इंग्लिश में वेसल बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 अवयव होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। ये 4 अवयव होते हैं। इसमें से जीवित कोशिका केवल जाइलम पैरेन्काइमा है, यानी 4 अवयव में से मात्र एक ही अवयव है जो कि जीवित है, वो है जाइलम पैरेन्काइमा, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। जो ये जल एवं खनिजों का संवहन होता है वो होता है वाहिनिका और वाहिका से, वो होता है वाहिनिका और वाहिका से। ये ट्यूब जैसी होती है, नली जैसी होती है, समझे आप। ट्रैकीड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है और ये डेड होती है, ये डेड होती है, याद रखना आपको कि ये डेड होती है और नलिकाकार होती है, ट्यूब जैसी होती है और इसी से जो है पानी और खनिज का संवहन होता है जड़ से पत्तियों तक। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका काम फूड को स्टोर करना होता है और ये जो जाइलम फाइबर है इसका काम जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये 4 अवयव के नाम आपको याद रखने हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इनमें से जीवित कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी के सारे डेड सेल्स हैं। वाहिनिका और वाहिका ये नलिकाकार होती है, इसी से वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना और जाइलम फाइबर का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, ये याद रखिएगा, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये याद रखिएगा। भोजन का संवहन होता है फ्लोएम से, फ्लोएम से, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी भोजन का संवहन जो है वो रूट से लीव्स की तरफ, राइट, और लीव से रूट की तरफ, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। जबकि यहां पर क्या होगा जाइलम के केस में, केवल रूट से पत्तियों की तरफ। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है वो है बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, बल गुने में द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण। ये F इज इक्वल टू m और ये जो a है हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस में u बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a के स्थान पर v माइनस में u बाई टी, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस में mu डिवाइडेड बाई टी। जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान गुने में वेग, ये संवेग है। ये mv हमारा अंतिम संवेग हो जाएगा, ये mu प्रारंभिक संवेग हो जाएगा और बट्टे में t। तो यहां पर f बराबर हम लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। इसी रिलेशन से ये फॉर्मूला आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर का, ठीक है। इससे हम लोगों ने ये लिखा और इससे ये लिखा, ऐसे आता है। तो बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संवेग है और जो बल है ये दोनों के दोनों जो है सदिश राशि है, दोनों के दोनों जो है
सदिश राशि है, दोनों के दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये याद रखिएगा। विस्थापन भी अपने आप में सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन भी सदिश है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, कोई विमा नहीं है। ऊर्जा जो है अपने आप में अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा डैश है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये जो v होता है याद रखिएगा, ये स्पीड है, ये चाल है, ये वेग नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि वेग और चाल आपस में बराबर हो जाए, वेग बराबर चाल हो जाए। अगर मान लीजिए कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो चाल और वेग आपस में बराबर। ठीक, तो यहां पर देखो वेग दिया हुआ है तो हम इसको चाल की तरह मानेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है ना, बस आपको ध्यान रखवाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो v है ये यहाँ पर चाल जो है होती है, ना कि वेग होता है। द्रव्यमान 2 किलोग्राम और यहाँ पर जो v है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 गुने में 5 हो जाएगा, यानी कि 25 जूल। 25 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक, गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला होता है जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये फॉर्मूला भी जो है आप ध्यान में रखिए। आप चाहे तो इसी वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये p क्या है? ये p है संवेग, यानी कि मोमेंटम, और p बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग, जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है। कार्बन के कई सारे अपरूप हैं, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है। तो कार्बन चाहे अपने किसी भी अपरूप में क्यों न रहे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहां पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको साथ में क्या याद रखना है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहां पर रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ये कार्बन है ना, अपने किसी भी रूप में हो सकता है भाई, अपरूप शुद्ध रूप ही होता है ना तत्व का। तो हीरा हो, ग्रेफाइट हो, फ्लोरीन हो, उन सब के स्थान पर आप केवल कार्बन यहां पर लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन में अगर हम उसको जलाते हैं, चाहे ग्रेफाइट को, हीरा को, फ्लोरीन को, तो ऊष्मा एवं प्रकाश जो है उत्पन्न यहां पर होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित होती है। कार्बन के अधिकांश यौगिक भी, यहां पर केवल कार्बन की बात की गई है, लेकिन कार्बन के अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो भी जब जलाए जाते हैं ऑक्सीजन में तो ऊष्मा एवं प्रकाश तो उत्पन्न करते ही हैं, मुक्त करते ही हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त जो है करते हैं। जैसे मीथेन का दहन आपको दिया गया है, देखो ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त हो रही है, और यहाँ पर H2O जो है वेपर के फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखो एथेनॉल दिया हुआ है, एथेनॉल का जब दहन होगा, एथेनॉल का जब दहन होगा, पीने वाला जो शराब होता है ना, उसको जब आप जलाएंगे वहां भी ऊष्मा एवं प्रकाश जो है वो मुक्त होने वाले हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है, और वाटर वेपर वहां पर बनता है। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। क्लास 10th का ये कटआउट है, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर से ये प्रश्न है। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाते हैं? ये मैग्नेटाइट है, आयरन का ओर होता है ना मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है। तो जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, साथ में गर्म जल और भाप के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपसे कहा था ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ये नहीं करता है, केवल गर्म जल और भाप के साथ करता है।
एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी यहां पर जो लिखा है ना कि आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नेटाइट बनाते हैं, है ना, या फिर मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां जो जल है ये अपने कौन से फॉर्म में है? वेपर के फॉर्म में है ना, वेपर के फॉर्म में है। वाटर जो है गैसियस स्टेट में है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो लेड है ना, जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब जो धातु होते हैं वो जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपसे कहा गया है कि Fe3O4 बन रहा है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये ढांचा समीकरण है ना, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ढांचा समीकरण है। अब आप इसको बैलेंस कर लो तो यहां पर हम लोग 3 लिखेंगे। 3 आयरन के एटम्स हैं, 3 यहां पर आयरन के एटम्स हैं। बैलेंस जो है हमें यहां पर करना है, ठीक। यहां पर देखो तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, बट यहां पर जो है वो एक ही है, तो हम लोग यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो चुके हैं। अब यहां पर 8 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहां पर 2 ही है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकल करके आ जाता है। यहां पर जो H2 है वो गैसियस फॉर्म में है। केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग पे ये सवाल आपसे पूछा गया था। ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है जो ध्यान में रखने हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 4। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी में जो यौगिक पाए जाते हैं ना, उसी को हम लोग खनिज बोलते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में जो यौगिक पाए जाते हैं उसी को हम लोग खनिज बोलते हैं। और कुछ खनिज जो है वो अयस्क कहलाते हैं। सारे खनिज अयस्क नहीं कहलाएंगे, कुछ खनिज जो है अयस्क कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक खनिज है जो अभी आपने देखा Fe3O4, ये है मैग्नेटाइट। ये खनिज है क्योंकि ये एक यौगिक है जो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जा रहा है, तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये है मिनरल, ये खनिज है। अब ये जो मिनरल है इसमें देखा गया कि भाई जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, साथ में इस मैग्नेटाइट से इस आयरन को निकालना भी आसान है और लाभकारी है हमारे लिए। तो हमने क्या कह दिया, इस मिनरल को खनिज अयस्क भी कह दिया, इसको हमने अयस्क भी कह दिया। किसका? लोहा का अयस्क। तो हर खनिज को हम अयस्क नहीं बोलेंगे। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये जो खनिज है इसमें कोई धातु ज़्यादा अमाउंट में है और इसको निकालना आसान है, हमारे लाभकारी है, तभी हम उस खनिज को अयस्क बोलेंगे, तभी हम उस खनिज को अयस्क बोलेंगे। तो मैग्नेटाइट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, इसमें आयरन धातु जो है प्रचुर मात्रा में है और यहाँ से आयरन को निकालना हमारे लिए लाभकारी है, आसान है, तो हम बोल देंगे कि ये जो मैग्नेटाइट है ये आयरन का अयस्क है। अब ये जो मैग्नेटाइट है, ये जो अयस्क है, इसमें बहुत तरह की अशुद्धियाँ भी हो सकती है, बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती है भाई। मिट्टी है, रेत है, चूना है, अबरक है, तरह तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को हम लोग गैंग बोलते हैं। तो इस मैग्नेटाइट से आयरन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन अशुद्धियों को हटाया जाएगा, इस गैंग को हटाया जाएगा। अब इस गैंग को हटाने के लिए कई सारे टेक्निक्स होते हैं, कई सारे तकनीक होते हैं, विधियां होती हैं। कौन सी विधि अपनाई जाएंगी ये डिपेंड करता है इस मैग्नेटाइट के और इस गैंग के, जो गैंग मौजूद है उस गैंग के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के ऊपर जो है निर्भर करता है कि हम गैंग को हटाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, सारे अयस्क अपने आप में खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अपने आप में अयस्क नहीं है। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो देखो अमीबा अपने आकार को बदलता रहता है।
अमीबा अपने आकार को बदलता रहता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय है, ये याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा एक कोशिकीय है। ये है अमीबा, प्रोटिस्टा किंगडम में आपको मिल जाएगा, राइट। यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और साथ में प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अमीबा जो है स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया बोले तो कूटपाद, है ना, फॉल्स फीट, झूठा पैर, कूटपाद। अमीबा में फूड वैक्यूल होता है, जिसमें ये फूड को लेकर के डाइजेस्ट करता है। देखो स्यूडोपोडिया की मदद से जो है ये अपने शिकार को पकड़ता है, और फूड वैक्यूल की मदद से उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि खाद्य रसदानी। खाद्य रसदानी। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? किसी जीव के अंदर जो प्रत्येक लक्षण होते हैं, विशेषक होते हैं, वो किससे प्रभावित होता है? तो बोर्ड की तरफ से आंसर दिया गया है, जो पिता का डीएनए होता है उसकी तुलना में, सॉरी, जो माता का डीएनए होता है उसकी तुलना में पिता के डीएनए से अधिक। लेकिन इसका आंसर डी होगा। पिता का डीएनए, माता का डीएनए दोनों समान रूप से जो है प्रभावित करते हैं बच्चों के लक्षण को, राइट। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो बराबर बराबर संख्या में आते हैं ना। 23 क्रोमोसोम माता से, 23 क्रोमोसोम पिता से, तो बराबर संख्या में क्रोमोसोम यानी कि बराबर संख्या में डीएनए आते हैं, तो दोनों का जो है प्रभाव इक्वल होता है। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आंसर नहीं होगा जो बोर्ड ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के पास पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? पानी का उबलना नहीं होगा, लोहे की कील का टूटना नहीं होगा, अगरबत्ती का जलना नहीं होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप पानी में घोलते हैं तो वो पर्पल कलर का विलयन बनाता है, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका विलयन होता है ऐसे पर्पल कलर का। पर्पल बोल दो या फिर लाइट पिंक आप बोल सकते हो, है ना, बैंगनी रंग का आप बोल सकते हो, या फिर थोड़ा गुलाबी रंग का बोल सकते हो। तो इसको आप समझिए नमक पानी के घोल से या फिर चीनी पानी के घोल से। चीनी पानी का जो आप घोल बनाते हैं, अब चीनी के जो दाने होते हैं जब हम पानी में डालते हैं उसको घोलते हैं तो वो दाने गायब हो जाते हैं, है ना। या नमक जब हम डालते हैं तो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, है ना, वो दृश्यहीन हो जाते हैं, उसे हम लोग नहीं देख पाते, इनविजिबल हो जाते हैं, पानी में वो अच्छे से घुल जाते हैं। तो आखिर वो दाने, है ना, आखिर वो दाने कहाँ गए? आखिर नमक के पार्टिकल्स कहाँ गए? वो तो हमें नहीं दिख रहे, पहले दिख रहे थे। तो जब हम चीनी या फिर नमक को डालते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं और जाकर के समा जाते हैं पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जाकर के ये समा जाते हैं। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जाकर के ये समा जाते हैं। अगर उनके बीच में जाकर के ये समा जाते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में गैप था, पानी के जो कण थे उनके बीच में पर्याप्त स्थान था, तभी तो चीनी के पार्टिकल्स जाकर के उनके बीच में, या फिर नमक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जाकर के समा गए। तो किसी पदार्थ का पानी में समान रूप से घुलना यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान कणों के बीच होता है गैस के अंदर, उससे कम द्रव के अंदर, और उससे कम ठोस के अंदर। गैस के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है, सबसे ज्यादा स्थान होता है, उससे कम द्रव के कणों के बीच और सबसे कम ठोस के कणों के बीच। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां वस्तु की दूरी डैश है। देखो फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो हम यहाँ पर -10 सेंटीमीटर लेंगे। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र आप बता सकते हो
कितनी दूरी पर है? वक्रता केंद्र जो है वो -20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहीं पर वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु दूरी -20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। -20 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है ना, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आवर्धन इसका -1 होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ही बराबर होता है और वस्तु दूरी जो है हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो -20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी पोल से इस डायरेक्शन में मापी गई दूरी जो है ऋणात्मक ही होती है। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई नहीं है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं जल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, तो आप बोलेंगे 18U। मैं आपसे पूछूं सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलेंगे कितना? 23U, है ना, 23U। ये जो U है ये है यूनिफाइड मास, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। डी हमारा आंसर। एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा डैश है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो जो आवेश है वो है 100 कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ये है 100 कूलम बट्टे में टाइम जो है 50 सेकेंड है। एसआई मात्रक में रखना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आंसर हमें एसआई मात्रक में चाहिए, एम्पियर में चाहिए। तो 2 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। चाहे आवेश हो चाहे विद्युत धारा हो, दोनों के दोनों अदिश राशि है। सही कथन का चयन कीजिए। परागण यानी कि पोलिनेशन पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है, सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट। स्त्री केसर के 3 हिस्से होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले 2 वीडियो में। वर्तिकाग्र ये सबसे ऊपर वाला, वर्तिका ये लंबा भाग, और अंडाशय ये नीचे का फूला हुआ भाग। जो पुंकेसर होता है इसके 2 भाग होते हैं, पराग कोश और तंतु। पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है, और जब ये पराग कण इस वर्तिकाग्र पे इस पे आकर के लैंड करता है तो इसी घटना को हम लोग परागण बोलते हैं। इसी घटना को हम लोग परागण बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो है पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। इसमें जो शुक्राणु होते हैं वो आते हैं इस अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर, तब जाकर के निषेचन होता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद या फिर कौन से उत्पाद जो है बनते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण और बनता है जल। तो हमारा आंसर हो जाएगा लवण और जल। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार लेते हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, घर में जो हम नमक खाते हैं, और साथ में यहां पर जल। ये लवण और हाइड्रोजन गैस ये आपको उत्पाद के रूप में तब मिलते हैं जब धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है। मेटल है प्लस एसिड है तो यहां पर बन जाएगा मेटल सॉल्ट, और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आप ले लो जिंक, और यहां पर आप ले लो H2SO4, तो यहां पर बन जाएगा ZnSO4, ये मेटल सॉल्ट हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। राइट। तो ए हमारा राइट आंसर।
वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? देखो, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न केंद्र पर, सेंटर पे कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा। एक सीधा धारावाही चालक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, राइट। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसी बनती है, सकेंद्री वृत्त ऐसी बनती है। तो ऐसे ही आप यहां पर क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, मान लो ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। अगर हम इसका छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन के जैसा ही होगा ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें स्ट्रेट ही दिखेगा ना। अगर हम छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के जैसे ही बिहेव करेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं तो ठीक ऐसे ही एक सीधा चालक के जैसे वो व्यवहार करेगा, और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो सेकेंडरी वृत्त ही बनेंगी, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम इस, फॉर एग्जाम्पल इसी में आप ले लो, जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जा रही है, यानी वृत्त का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है ना, वृत्त का जो आकार है वो ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाओ। हमने इसको छोटा सा स्ट्रेट लाइन माना है ना, एक स्ट्रेट लाइन माना है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऐसे ही बनेंगी, सेकेंडरी वृत्त। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे जो बनने वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और केंद्र तक आते आते हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर सरल रेखा ही टिक मारेंगे। लेकिन यहाँ पर सरल रेखा ऑप्शन में ही नहीं है और आंसर दिया गया है संवाहक का आकार। अब देखो, सेम सवाल जब आप इंग्लिश में देखेंगे, यानी यही सवाल इंग्लिश मीडियम में भी पूछा गया था ना, वहां सवाल पूछने का सेंस ही अलग है, और हिंदी में देखो एक अलग ही सेंस बन रहा है। हिंदी में अलग सेंस बन रहा है और इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहां अलग सेंस बन रहा है। तो यहां पर देखो जो सवाल पूछा गया उसके हिसाब से आंसर तो सरल रेखा होगा, ये संवाहक का आकार, ये हम आंसर टिक यहां पर नहीं मार सकते हैं। अब इसी सवाल का इंग्लिश देखो, ये है, यहां पर एक अलग सेंस निकल करके आता है। यहां पर पूछा गया है इंग्लिश मीडियम में कि एक कंडक्टर है, जब हम उससे करंट पास करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसका पैटर्न कौन डिसाइड करेगा? कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसके पैटर्न को कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है? यहां अलग सेंस बन रहा है सवाल का। यानी मान लो आप एग्जाम देने गए थे, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, आपने इस प्रश्न को देखा, फिर वहीं पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का भी आई थिंक ऑप्शन होता है, जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो आपके सामने ये सवाल आता और यहाँ पर एक अलग ही सेंस बन रहा है, यहाँ पर अलग ही सेंस बन रहा है। यहाँ पर केंद्र पर पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन डिसाइड करता है चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को। तो यहाँ पर शेप ऑफ द कंडक्टर हम आंसर टिक मार सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर सवाल देखेंगे तो हमारा आंसर ये 3 नंबर बिल्कुल सही है। इसी का हिंदी ये है, संवाहक का आकार, शेप ऑफ द कंडक्टर, है ना। अगर आप कंडक्टर स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो कुछ ऐसा जो है आपको पैटर्न मिलेगा। अगर आप ये हॉर्स शू की तरह लेते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। सर्कुलर लूप लेते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न मिलेगा। तो कंडक्टर के शेप पर जो है ये डिपेंड करता है कि जो पैटर्न है वो कैसा बनने वाला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। लेकिन जैसा भी बने क्लोज लूप ही बनता है, क्लोज कर्व ही बनता है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र होती है, चाहे जैसा बने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद वक्र ही होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बात की गई यहाँ पर। ये मत सोचना कि सर यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र केवल लिखा, आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में ही यहाँ पर बात किया गया है। तो हिंदी मीडियम में जो पूछा गया है उस सवाल को देखते हुए आंसर सरल रेखा होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। सरल रेखा वास्तव में होती नहीं है लेकिन वैसी ही प्रतीत होती है, तो हम लोग सरल रेखा ही आंसर मारेंगे। और इंग्लिश मीडियम में सवाल को आप देखेंगे तो शेप ऑफ द कंडक्टर सही है। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? अब देखो, हमारे बॉडी से मूत्र का भी त्याग होता है, मूत्र का भी त्याग होता है,
मूत्र का भी त्याग होता है और मल का भी त्याग होता है। मूत्र के त्याग को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन और मल के त्याग को हम लोग बोलते हैं इजेशन। एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन जो यहां पर दिया हुआ है, और मल त्याग यानी कि इजेशन, इंग्लिश में इजेशन। अब बताओ हमारा आंसर क्या होगा, मल त्याग होगा या फिर उत्सर्जन होगा? मल का त्याग, इजेशन का मतलब होता है जो अपाचित भोजन है उसका त्याग। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं और वहां से जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ बनते हैं उसका त्याग, वो होता है हमारा चयापचय अपशिष्टों का त्याग, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, और ये खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसका त्याग जो है एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मूत्र के जरिए जो है इसी मेटाबॉलिक वेस्ट का त्याग होता है, मूत्र के जरिए इसी मेटाबॉलिक वेस्ट का त्याग होता है, और जो एनस होता है उससे मल का त्याग होता है जिसे इजेशन कहते हैं। ये जो है पेनिस के थ्रू होता है और ये जो है एनस के थ्रू होता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना डैश है। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, और अपवर्तन के कारण होने वाली भौतिक घटनाओं का लिस्ट मैंने आपको दिया था, वो सारे के सारे आप याद कर लेना। व्यतिकरण आपको नहीं पढ़ना है, विवर्तन आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 9th 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। व्यतिकरण में आप सीधा याद रखो, लाइट वेव्स, 2 या 2 से ज्यादा लाइट वेव्स का मिलना, किसी एक पॉइंट पर मिलना। जब वो मिलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट पर मिले वहां पर ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाए, या फिर मान लो कुछ ऐसे मिले कि वहां एकदम से डार्क हो जाए। तो व्यतिकरण का मतलब आप सीधा सा यहां पर ये समझो कि लाइट वेव्स हैं, है ना, 2 या 2 से ज्यादा लाइट वेव्स हैं, वो आकर के एक पॉइंट पर मिलती है, तो उसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। विवर्तन आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है, और एक मान लीजिए कि बीच में अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उसका एक शार्प शेडो जो है हमें मिलता है पीछे की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी छेद से आप लाइट को गुजारते हैं और उस छेद का जो डायमीटर है, छेद का जो साइज है, वो लाइट के वेवलेंथ के क्रम का है, वैसे केस में जो लाइट है ना उस छेद से गुजरने के टाइम में थोड़ा सा बेंड कर जाती है। लाइट जो है छेद से गुजरने के टाइम में जो है थोड़ा सा बेंड कर जाती है, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये बेंड होता हुआ हमें दैनिक जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकाश का मुड़ना जो है हमें दैनिक जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन अगर छेद का साइज जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, देखो छेद का जो साइज होगा उसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य उसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो जो छेद का साइज है जिसको हम लोग स्लिट बोलते हैं, छेद का जो साइज है और जो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो दोनों अगर सेम क्रम का हो, वैसे केस में जो है लाइट छेद से गुजरने पर बेंड कर जाती है, स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसे हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है लाइट के कंपेयर में। यही कारण है कि अगर कोई कमरे में बात कर रहा होता है तो हम कमरे के बाहर भी उसकी आवाज को सुन पाते हैं, साउंड के डिफ्रैक्शन के कारण, साउंड के ध्वनि के विवर्तन के कारण। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 6 गुना है चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका, यानी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 6वां भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भार होता है वो द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा उसका 6 गुना होगा। हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप पृथ्वी से चंद्रमा पर चले जाओ या चंद्रमा से पृथ्वी पर चले जाओ, जी के मान में परिवर्तन होने से ही भार में परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। सही है, ए हमारा राइट आंसर, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं।
तो यहाँ पर 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो भी सवाल पूछे गए थे साइंस के 20, उन सारे को हम लोगों ने कवर किया है। जो कुछ भी आपने देखा स्लाइड पर, उसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।